तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का हिंदू एनालिसिस 29 जून के लिए। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, अगर उनको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उनको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट करते हैं अपने कोट से। धीरे धीरे सफल बनूंगा, पर बनूंगा जरूर। इतिहास बनाना है, महज कोई एक दिन की हेडलाइन नहीं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ करें तो उसके लिए आप एक हिस्ट्री क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आपको वर्क भी उस अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर आपको एक दिन की हेडलाइन बनानी है तो आप कोई भी वायरल चीज़ कर सकते हैं, इसका आप एक दिन हेडलाइन में आ सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म तक न्यूज़ में नहीं रहेंगे। तो जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म न्यूज़ में रहा है, उन्होंने लॉन्ग स्ट्रगल भी करी है। तो अगर अपनी लॉन्ग स्ट्रगल चल रही है तो आप ये समझिए कि हाँ, अपन भी एक लॉन्ग हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए अपन चलते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल पे। अपना फर्स्ट आर्टिकल कहता है, सावरकर डिड नॉट कंसिडर हिंदुत्व एज द इक्विवेलेंट ऑफ हिंदुज्म। तो अपने को ये नहीं देखना है हिंदुज्म हिंदुत्व ये सब के बारे में ज़्यादा नहीं जाना है पॉलिटिक्स में, लेकिन अपन को ये देखना है कि ये अपने लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो जाते हैं। जैसे इनके क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस थे, इनके ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या इन्होंने वर्क किया, तो वो डायरेक्टली कैसे पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे आज सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस बताऊंगा जिनके रिलेटेड इन्होंने वर्क किया। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी मेंस में क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको आंसर आउट कर सकते हैं। रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वर्क कौन से हैं? एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी इन्होंने, अभिनव भारत सोसाइटी। तो अभिनव भारत सोसाइटी जैसे ही आपके पास नाम आए तो आप डायरेक्टली इनका नाम मेंशन कर सकते हैं। वेंट टू द यूके, वॉज इन्वॉल्व विद ऑर्गेनाइजेशन सच एस इंडिया हाउस एंड द फ्री इंडिया सोसाइटी। तो ये ध्यान रखिए, यूके गए थे, किस किस में इन्वॉल्व थे? इंडिया हाउस के साथ और फ्री इंडिया सोसाइटी के साथ। ठीक है, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा फ्रॉम 1937 टू 1943। हिंदू महासभा आपको ध्यान रखना है। देखिए, इंडिया हाउस, फ्री इंडिया सोसाइटी, हिंदू महासभा, अभिनव भारत, तो ये सारी चीज़ें जैसे ही आएगी ना यूपीएससी प्रीलिम्स में 2024, आप इसको डायरेक्टली मार्क करेंगे, राइट। सावरकर रोट अ बुक टाइटल द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ईपीएफओ आ रहा है अभी 2 जुलाई को, वहाँ पे बुक्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो सावरकर के बारे में भी पूछ सकते हैं। In which he wrote about the guerrilla warfare tricks used in 1857 spy mutiny. He also wrote the book हिंदुत्व, Who is a Hindu। तो इन्होंने हिंदुत्व के ऊपर भी बुक लिखी थी कि हिंदू कौन है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस भी लिखी थी। ठीक है, चलिए आज अपन ने 2 वर्क किए, उसके बाद अपन ने 4 ऑर्गेनाइजेशंस देखी किस किस में ये वर्क करते थे। अब अपन थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल देख लेते हैं। तो अभिनव भारत सोसाइटी को यंग इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता था। ये सोसाइटी फाउंड की गई थी विनायक दामोदर सावरकर एंड हिज ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर इन 1904। आपको टाइमलाइन भी याद होनी चाहिए। कई बार वो ये कर देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस डाल देते हैं, फिर बोल देते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पहले फाउंड आउट की गई थी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बाद में। इनिशियली फाउंडेड एट नासिक एट मित्र मेला, द सोसाइटी वॉज एसोसिएटेड विद सेवरल रिवोल्यूशनरीज एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट विद ब्रांचेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड लंदन। तो ये लोग क्या ऑफिस चलेगा कर देंगे, नहीं, इंडिया और यूएसए में थी, तो आपको ध्यान होगा कि नहीं, इंडिया में और लंदन में काफ़ी ओपन रहे थे। इंडिया हाउस कहाँ थी? फाउंडेड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा इन 1905 इन लंदन। इट वॉज ओपन टू प्रमोट नेशनलिस्ट व्यूज अमंग इंडियन स्टूडेंट्स इन लंदन। तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए। इंडियन हाउस सावर के द्वारा फॉलो नहीं की, ओपन नहीं की गई, लेकिन हाँ उसके अंदर वो एक मेंबर जरूर थे। ओपन फाउंड किस लिए की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। फ्री इंडिया सोसाइटी, सावरकर वेंट टू लंदन इन 1906। ही सून फाउंडेड द फ्री इंडिया सोसाइटी बेस्ड ऑन द थॉट्स ऑफ द इटालियन नेशनलिस्ट गिउसेppe मैगजीनी। सावरकर हैड रिटन अ बायोग्राफी ऑफ मैगजीनी। तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए कि सावरकर लंदन गए थे 1906 में, उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी फाउंड आउट की, किसके थॉट्स पे? मैगजीनी के थॉट्स पे, उनके ऊपर उन्होंने मैगजीन भी लिखी। हिंदू महासभा के बारे में देखते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। इट वाज फॉर्म्ड इन 1907। एमिनेंट लीडर्स एक्सटेंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन 1915 ऑन ऑल इंडिया बेसिस। द एमिनेंट पर्सनैलिटीज हु फाउंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेसाइडेड ओवर ऑल द इंडियन सेशंस हैज इंक्लूड पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, वीर विनायक दामोदर सावरकर के बारे में ध्यान होनी चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बने तो आप उसको इजीली आंसर आउट कर सकते हैं। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है, बायो फर्टिलाइजर स्कीम गेट सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रीन लाइट।
बायो फर्टिलाइजर स्कीम्स गेट गवर्नमेंट ग्रीन लाइट। तो ये कंटिन्यूशन में आर्टिकल्स थे, दोनों अलग अलग पेज पे थे। तो आपको पीएम प्रणाम के बारे में थोड़ा ध्यान होना चाहिए। आज अपन देखते हैं कि बायो फर्टिलाइजर क्या हो सकता है, इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर मेंस में कोई क्वेश्चन बना तो अपन उसको कैसे लिख पाएंगे। तो बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, इट कैरीज अ मीडियम रिच इन लिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रिच होता है, मतलब बहुत सारे पाए जाते हैं। When applied to seed, supply or living plants, it increases soil nutrients or make them biologically available. Biofertilizers contain different types of fungi, root bacteria, or other microorganisms. They form a mutually beneficial or symbiotic relationship with host plants as they grow in the soil. तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए। अगर बायो फर्टिलाइजर के बारे में डिफाइन आ जाए तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या हैं बायो फर्टिलाइजर के, increases the nitrogen and phosphorus available to plants more naturally than other fertilizers। तो ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अवेलेबल कराते हैं प्लांट्स को जितनी उनको रिक्वायरमेंट होती है। दे आर सिंपल टू यूज़ इवन फॉर नॉइस स्मॉल ग्रोअर्स। तो ऐसा नहीं है कि बायो फर्टिलाइजर कुछ हेक्टिक यूज़ होता है, ये बहुत सिंपल यूज़ होता है, कोई भी यूज़ कर सकता है, भले स्मॉल फार्मर्स उसको अगर नॉलेज ज़्यादा नहीं भी है तो। दे डू नॉट पोल्यूट द सॉइल और द इन्वायरमेंट, whereas chemical fertilizers often result in too much phosphate and nitrogen in the soil। तो बायो फर्टिलाइजर सिर्फ उतना ही देता है जितना प्लांट को रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर अपन कंपेयर करें केमिकल फर्टिलाइजर्स से तो उसमें फॉस्फेट और नाइट्रोजन काफ़ी दिया जाता है सॉइल को, जो हार्म भी करता है अपने को। दे आर अ चीप इजी टू यूज ऑल्टरनेटिव टू मैन्युफैक्चर्ड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके मीन्स के आंसर लिखने वाले हैं। They restore normal fertility to the soil and makes it biologically alive. They boost the amount of organic matter and improve soil texture and structure। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। They increase yield up by 30% because of the nitrogen and phosphorus they add to the soil। तो जैसे वो नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऐड कर रहे हैं तो उसकी वजह से कैसे यील्ड इंप्रूव हो रही है वो भी आपको देखना है। द इम्प्रूवमेंट इन सॉइल टेक्सचर एंड क्वालिटी हेल्प प्लांट्स टू ग्रो बेटर ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ ड्रॉट। तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। बायोफर्टिलाइजर हेल्प प्लांट्स डेवलप स्ट्रॉन्गर रूट सिस्टम एंड ग्रो बेटर। तो बायोफर्टिलाइजर कैसे रूट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ये आपको ध्यान होना चाहिए। बायोफर्टिलाइजर ऑल्सो रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल सच एज फंगी एंड नेमेटोड्स। प्लांट्स रेजिस्ट बेटर एंड लिव लॉन्गर। तो बायोफर्टिलाइजर कैसे आपको प्लांट्स को हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स का इफेक्ट रिड्यूस करने में मदद करते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। Disadvantages of biofertilizer. Biofertilizers require special care for long-term storage because they are alive. They must be used before their expiration date। हाँ, लेकिन उनको आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्सपायरेशन डेट से पहले यूज़ कर लेना है। अगर आप उसके बाद यूज़ करते हैं तो वो यूज़फुल नहीं रहेंगे। इफ़ अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स कंटेमिनेट द कैरियर मीडियम और इफ़ ग्रोअर्स यूज द रॉन्ग स्ट्रीन दे आर नॉट एज इफेक्टिव। The soil contain adequate nutrients of biofertilized organisms to thrive and work। They complement other fertilizers, they cannot totally replace them। तो ये सारे के सारे डिसएडवांटेजेस हैं। अपन जानते हैं कि जैसे बायो फर्टिलाइजर थोड़ा सा रिप्लेस तो कर सकते हैं लेकिन पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा करने में अपने द सॉइल इज टू हॉट और ड्राई। तो देखिए कुछ ही कुछ कंडीशन में वर्क कर पा रहे हैं, अगर कुछ एक्सट्रीम कंडीशन हो गई तो उसमें वर्क ही नहीं कर पाएंगे। Excessively acidic or alkaline soil also hampers successful growth of the beneficial microorganisms। Moreover, they are less effective if the soil contains an excess of their natural microbiological enemies। Shortage of particular strains of microorganisms, one of the best growing medium, reduce the availability of some biofertilizers। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सबको ध्यान होने चाहिए। कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, अब मैं आपके लिए उसको वापस कवर कर दूंगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है सर्ज इन फूड प्राइसेस शोज इन्फ्लेशन फार फ्रॉम टेम्प्ट। प्राइसेस ऑफ राइस वीट तूर दाल शुगर मिल्क पोटैटो ओनियन टमाटो क्लाइंब। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री सेज सीजनल फैक्टर्स आर सीजनेबल, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग प्राइसेस आर ऑन डेली बेसिस। तो अपन सब जानते हैं जब रेन आती है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है अपने फार्मिंग में डिस्टर्बेंस आता है, तो उससे क्या होता है प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हायर होती हैं। तो वही गवर्नमेंट भी कह रही है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में कोई इशू है, सिर्फ सीज़न की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अपन अब देखते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, किस बेसिस पे जज किया जाता है इन्फ्लेशन को। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इट मेजर्स द चेंज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सोल्ड
ट्रेडेड एंड बल्क बाय होलसेल बिजनेस टू अदर बिजनेसेस। तो क्या होता है यहाँ पे कि कैसे गुड्स सेल किए जाते हैं एक होलसेल लेवल पे, मतलब एक बिग क्लॉट लेवल पे। कौन पब्लिश करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर इन इंडिया। तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। मेजर क्रिटिसिज्म क्या है इस इंडेक्स का? दैट जनरल पब्लिक डज नॉट बाय प्रोडक्ट एट होलसेल प्राइस। तो यहाँ पे अपन जनरल पब्लिक के बारे में बात नहीं करेंगे, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। द बेस ईयर ऑफ ऑल इंडिया प्राइस इंडेक्स हैज़ बीन रिवाइज फ्रॉम 2005 टू 2011, 12 इन 2017। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए। कौन कौन निकालता है, क्या क्या इससे अपडेट्स हैं, उसका अगर आपको ध्यान है तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आंसर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इट मेजर्स प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेल बायर। इट इज़ रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो वो क्या था? कंज्यूमर ऑफ प्राइस इंडेक्स। आपको ध्यान होना चाहिए। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये निकालते हैं। यहाँ पे कौन निकालता है? एनएसओ निकालता है। द CPI calculates the difference in the price of commodities and services such as food, medical care, education, electronics, which Indian consumers buy for use. The CPI has several groups, including food and beverages, fuel and light, housing and clothing, bedding and footwear. 4 types of CPI are as follows. तो CPI क्या क्या इंक्लूड करता है, आपको इस सारी की चीज़ों की ध्यान होनी चाहिए कि हाँ ये सारी चीज़ें अपनी CPI में इंक्लूड होती हैं। कितने टाइप्स की CPI होती हैं? CPI for industrial workers, CPI for agriculture laborers, CPI for rural laborers, CPI rural urban combined। मैंने आपको बता रखा है कि ये कौन निकालता है, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑफ दिस द फर्स्ट 3 आर कंपाइल्ड बाय द लेबर ब्यूरो। 3 लेबर ब्यूरो निकालते हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। 4th कंपाइल किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा था, MOSPI। ठीक है, ये कौन निकालते हैं? लेबर ब्यूरो। इनका बेस ईयर क्या है? 2012। APFO का पेपर 2 जुलाई को है। जो भी तैयारी कर रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, उनके बारे में उनको ध्यान होना चाहिए। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिलीज द न्यू सीरीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। बेस ईयर क्या रहा उसका? 2016। तो देखिए इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर उन्होंने 2016 कर दिया है। Monetary Policy Committee uses CPI data to control inflation. In April 2014, the Reserve Bank of India had adopted the CPI as its key measure of inflation. तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन सा मेजर यूज़ करती है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए? CPI को यूज़ करती है, ना कि WPI को। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर इन्होंने कुछ पूछ लिया ऐसा तो आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पहले प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट, हाउ मच एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डज द इकोनॉमी नीड। तो आज एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है। आज अपने पास कुछ ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स नहीं थे, मतलब सब वही इंडिया यूएस की बात कर रहे थे या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे थे। ये सब मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आपको इनको पढ़ना है तो आप थोड़ा सा एक बार पीछे जाके वापस देख सकते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं कौन निकालता है। ठीक है, अपने यहाँ पे इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है उसके कॉजेस देखेंगे, वे फॉरवर्ड्स देखेंगे, जिससे अगर अपने को अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर या एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आया तो अपन इजीली लिख सकते हैं। मैंने आपके लिए लास्ट में मेंस के आंसर्स भी, मेंस के क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो ज़रूर अच्छे से देखिएगा आर्टिकल, क्योंकि आप उसको आंसर आउट कर पाएँ। तो NHSO डिफाइंस एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटी स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो NHSO कैसे डिफाइन करता है एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट को, तो अपन वो देखते हैं। वर्किंग, इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयड। सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, अनएम्प्लॉयड। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सिंपल से डेफिनेशन दी है NSO ने, neither seeking nor available for work. The first to constitute the labor force and the unemployment rate is the percentage of the labor force that is without work. अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है? अनएम्प्लॉयड वर्कर्स बाय टोटल लेबर फोर्स इंटू 100। तो आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन अ पर्सन हु इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट बट इज अनएबल टू फाइंड वर्क। भाई जैसे कि कोई अगर सर्च कर रहा है, अगर वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है वक्त, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफ्टन यूज्ड एज अ मेजर टू ऑफ द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। अपनी यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, इससे अपन अपनी इकोनॉमी की हेल्थ जरूर पता लगा सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी उतनी अच्छी अपनी इकोनॉमी की हेल्थ होगी। ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कम होती जाएगी उतनी अपनी हेल्थ बिगड़ती जाएगी।
The most frequent measures of unemployment is the unemployment rate, which is the number of unemployed people divided by the number of people in the labor force. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया अपन देखते हैं कि क्या क्या कॉजेज हैं, उसके बाद अपन वे फॉरवर्ड्स देखेंगे. तो अपना फर्स्ट पॉइंटर कहता है सोशल फैक्टर. इन इंडिया द कास्ट सिस्टम इज प्रेवलेंट. तो अपने यहाँ पे देखते हैं अपन कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट है. द वर्क इज़ प्रोहिबिटेड फॉर स्पेसिफिक कास्ट इन सम एरियाज. तो अपन आज भी जानते हैं कि अपन भले अर्बन एरियाज में रहते हैं, लेकिन रूरल एरियाज में अपन आज काफ़ी देखते हैं कि कई बार काफ़ी काम के लिए तो काफ़ी आज जनों को रोक दिया जाता है. इन बिग जॉइंट फैमिलीज हैविंग बिग बिजनेसेस मैनी सच पर्सन विल बी अवेलेबल फॉर वो डू नॉट वर्क एनी वर्क डिपेंड ऑन द जॉइंट फैमिली इनकम. तो अपन ये भी जानते हैं कि आज अब इंडिया में अपन जब उसके फीचर्स पढ़ते हैं, इंडिया सोसाइटी के फीचर्स क्या हैं, तो जॉइंट फैमिली ये सब अपने फीचर्स आते हैं. तो अगर जॉइंट फैमिली में कमाई आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि सबको काम करना इम्पॉर्टेंट रहे. तो इसलिए वो भी एक फैक्टर बन जाता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज़ का. रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. अपन देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंट इंक्रीज़ हो रहा है. ये भी एक प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, क्योंकि एक अनएम्प्लॉयमेंट का कॉज बन सकती है. लेकिन सोचिए ना आप कि अपन एम्प्लॉयमेंट सबको तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वो एक मेजर इशू रहेगा जितनी अपनी पॉपुलेशन ग्रो होती रहेगी. डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर. स्टिल इन इंडिया नियरली हाफ ऑफ द वर्कफोर्स इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. तो आप देखिए 50% ऑफ वर्कफोर्स तो आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है. तो कैसे काम बनेगा. हाउएवर एग्रीकल्चर इज अंडर डेवलप्ड इन इंडिया. इट प्रोवाइड सीजनल एम्प्लॉयमेंट. अगर अपने यहाँ पे अपन देखते हैं कि एग्रीकल्चर अंडर डेवलप्ड है, मतलब जो स्टेज पे उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, जो स्टेप्स पे यील्ड वगैरह होनी चाहिए, वो नहीं है. इसलिए उसको कहा जाता है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. फॉल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज. द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैड एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज. द प्रोडक्शन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज बिगिन टू फेल एंड मेनी आर्टिसंस बिकम अनएम्प्लॉयड. तो अपन देख रहे हैं कि आज कई बार मशीन लर्निंग, एआई, ये सारी की सारी चीज़ें आ चुकी हैं. तो उससे क्या हो रहा है कि जो कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो धीरे धीरे फॉल डाउन हो रही है. इम्बोलेबिलिटी ऑफ लेबर. तो अपन देखते हैं कि इम्बोलेबिलिटी ऑफ लेबर लो है अपने यहाँ पे, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते. क्यों? क्योंकि उनकी लैंग्वेज, रिलीजन, क्लाइमेट एक लो मोबिलिटी का रिस्पॉन्सिबल बनता है. जैसे कि कोई तमिल में रहता है या तमिलनाडु में रहता है, तमिल में नहीं रहता मतलब लाइक तमिल बोलता है और तमिलनाडु में रहता है, तो वो राजस्थान आके वर्क नहीं करना चाहेगा या मुंबई आके वर्क नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको अपना लैंग्वेज, रिलीजन, क्लाइमेट सब में इशू फेस करना पड़ेगा. तो इसलिए लेबर की भी प्रॉब्लम रहती है. कभी आपको लेबर की प्रॉब्लम जाननी हो तो आप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पास जाइए, मतलब कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज के पास जाइए, उनको पता पड़ेगा कि हाँ लेबर्स की कितनी इशू रहती है. डिफेक्ट्स इन एजुकेशन सिस्टम. जॉब्स इन द कैपिटल वर्स्ट have become highly specialized, but India's education does not provide the right training and specialization needed for these jobs. Thus, many people who are willing to work become unemployed due to the lack of skills. तो अपन आज देखते हैं कि अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि हाँ वो अपने को स्किल्स प्रोवाइड करा रहा हो जिससे कि अपन काफ़ी वर्क कर पाएँ अपने स्किल्स पे. वो सिर्फ एक एकेडमिक लट्टू तोता आपको बनाना चाहता है. लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप अपनी स्किल्स पे वर्क करते जाएँ तो आप कहीं पे भी कोई भी फील्ड हासिल कर सकते हैं. चलिए तो अपन अब देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है. अपन अगर अपना आंसर लिखने जाएँ तो बेसिक नीड्स ऑफ द बॉटम पॉपुलेशन. तो अपन ये देखते हैं कि अपन डायरेक्टली वेलबींग और ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे बॉटम में प्रोवाइड कर सकते हैं. एक होती है टॉप बॉटम अप्रोच, एक होती है बॉटम अप अप्रोच. तो आपको बॉटम अप्रोच से काम करना है, नीचे से ऊपर जाना है, ना कि नीचे ऊपर से नीचे आना है. पहले जब अपन इंडिपेंडेंट हुए तो अपन ऊपर से नीचे वर्क कर रहे थे, लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बाद अपन नीचे से ऊपर वर्क करने लग गए. रीओरिएंटेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी. अपन को इंडस्ट्रीज की पॉलिसी कैसी कैसी हैं, उनको कैसे एमएसएमई को, जैसे अपन ने 2-3 पहले डिफाइन किया था कि कैसे चेंज किया गया है, कौन कौन एमएसएमई में काउंट होगी. तो अपन को ऐसे लेबर से रिलेटेड भी डिफाइन होना चाहिए कि हाँ भाई इतना लेबर आपको रखना ही पड़ेगा, या उनकी आप प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हो. अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. तो अपन जानते हैं कि मनरेगा रूरल एरियाज़ में है. अपन ये भी देख सकते हैं कि अर्बन एरियाज़ में भी आप गारंटी प्रोग्राम्स ला सकते हो, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में भी काफ़ी स्लम्स वगैरह काफ़ी कुछ क्रिएट हो रहा है. ठीक है. स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी. आप एक क्वालिटी का एम्प्लॉयमेंट दीजिए, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट है तो वो आपकी रेस्पेक्ट को और ये सब को हटा के है. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर सकती है गवर्नमेंट कि कैसे डिजिटल एक्सेस दे या लिटरेसी प्रोवाइड कराए. जैसे अपन ने कुछ दिन पहले फाइनेंशियल लिटरेसी से आर्टिकल डिस्कस किया था कि लोगों को कितनी फाइनेंशियल लिटरेसी है. तो आप ऐसे ऐसे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते रहिए तो वो काफ़ी वर्क हो सकता है. ठीक है. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि हाँ एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इसको ना आप कीवर्ड्स को अपने नोटपैड में लिख लीजिए. हाँ भाई वे फॉरवर्ड में ना ये 5 चीज़ें लिख के आऊँगा मैं, ये 5 चीज़ें लिख के आऊँगा. इसके आगे का जो होगा मटेरियल मैं अपने आप से लिख लूँगा, तो आपका आंसर इजीली बन जाएगा. अपन देखते हैं अपना क्वेश्चन.
हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू द रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इज इंक्रीज इन्फॉर्मलाइजेशन डेट्रीमेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो कैसे ग्लोबलाइजेशन एम्प्लॉयमेंट का रिडक्शन कर रहा है वो अपने को देखना है। इन्फॉर्मलाइजेशन डेट्रीमेंटल है क्या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ये भी अपने को देखना है। तो कोशिश कीजिएगा आप इसका आंसर लिख पाएँ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और एडिटोरियल्स के साथ।